जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी में वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, वर्णमाला के विषय में कुछ आप लोग को बता देते हैं कि वर्णमाला एक ऐसी टॉपिक है कि यह मेरा मानना है कि अगर हम वर्णमाला को अच्छे से समझ गए तो हिंदी व्याकरण का आधा व्याकरण हमको समझ में आ जाएगा और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आते हैं। यह बहुत ही मेन टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला है क्या, इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों थी, आज हमको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, समझना क्यों पड़ रहा है। तो बात उस समय की आती है कि जब कई सौ वर्ष पहले जब हम चलेंगे अपने पीछे अतीत में, हमारे जो पूर्वज थे, जब विद्यालय या स्कूल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे जब पढ़ाइयाँ होती थीं तो उस समय पढ़ाने के लिए सिर्फ मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। यानी मुख से बोलते थे गुरु लोग और शिष्य लोग उन्हीं को सुनकर उसको कंठस्थ करते थे, याद करते थे। कोई लिखने की और पढ़ने की दूसरी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ गुरु लोग बोलते थे और शिष्य लोग उसको सुनकर रट लेते थे, ध्यान से समझ लेते थे। लेकिन आगे चलकर ये परेशानी होने लगी कि हम कुछ बात को बता दे रहे हैं, फिर शिष्य उसको भूल जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि उसको हम कहीं नोट कर लें, ताकि फिर दोबारा जब उस चीज़ को हम भूलें तो उसको पढ़कर समझ लें। ठीक है, तो उसी लिए कुछ अक्षर निर्धारित किए गए, कुछ वर्ण निर्धारित किए गए कि ये वर्ण रहेंगे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे क, अब क को बनाया गया, एक ये अक्षर था, एक सिंबल बनाया गया, तो इसको कहा गया कि इसको हम क समझेंगे। जब भी इसको लिखेंगे पढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको क कहेंगे। ज, इसको कहेंगे ज। फिर एक अक्षर बना अ। अब इसके लिए बताया गया कि जब भी इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, अ कहेंगे। ठीक है, तो अब इन्हीं वर्णमाला को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्वर और एक व्यंजन। स्वर, व्यंजन। अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर वह वर्ण हैं, वह शब्द हैं जिनको, अक्षर हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी और अक्षर की सहायता यानी किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन, व्यंजन वे अक्षर होते हैं कि जिनको बिना किसी स्वर के हम नहीं बोल सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सिर्फ स्वर के विषय में समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम व्यंजन के विषय में समझेंगे। तो अभी हम स्वर के बारे में समझ लेते हैं। स्वर हैं क्या। स्वर पहले अ, आ, ई, उ, ऊ, यह स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में यह स्वर हैं। और इन स्वरों में भी कभी कभी मतभेद होता रहता है। कभी बताया गया कि 11 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं। वैसे तो मूल स्वर 10 होते हैं। ठीक है, लेकिन लिखित के तौर पर 13 भी लिखा जाता है और 11 भी होता है। तब इन्हीं स्वरों को कैटेगराइज किया गया, कई भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले इनको 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं।
ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसको बोलने में हमको एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा से मतलब हमारी आँखों की पलक गिरने और उठने में जितना समय लगता है उसी को एक मात्रा का काल कहा जाता है। तो उतने समय में जिन वर्ण को हम बोल लेंगे वह हमारे ह्रस्व होंगे, और उससे जब अधिक समय लगेगा यानी 2 मात्रा का जब समय लगेगा तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और 2 मात्रा से जब अधिक का समय लगता है तो उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर का इस्तेमाल जब हम किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, कोई हमसे दूर होता है उसको हम आवाज़ देते हैं, राम श्याम, तो इन सब में हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ, ये 3 ठो ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, ये 3 क्या कहलाए? ये ह्रस्व स्वर कहलाएं, क्योंकि इनको बोलते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ, अ, ई, उ, ठीक है। और जो आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इन सब में अधिक एक मात्रा से अधिक का समय लग रहा है, इसलिए इन सबको हम क्या कहे? दीर्घ स्वर कहा गया। यानी अ, ई, उ के अलावा जो बचे वह दीर्घ स्वर कहलाए। और तीसरा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर अभी बताए कि जो चिल्लाने में, किसी को पुकारने में, जब कोई दूर होता है उसको हम बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, उस सब में हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिखने के लिए किसी भी स्वर के बाद जैसे अ लिखेंगे और उसके बाद 3 ए वाली मात्रा जब बना देते हैं तो यह प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। अब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल लिखने में सिर्फ वैदिक संस्कृति में ही किया जाता है, अब इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो अब यह तो हो गया हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, समझ गए। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, दीर्घ स्वर जो अ, ई, उ के बाद बचे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत स्वर क्या है समझ गए, ठीक। अब अगला आता है प्राण के आधार पर स्वरों का विभाजन। प्राण यानी अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। तो आप ये देख सकते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, पहले ये समझ जाइए। अल्प प्राण वे होते हैं और महाप्राण, प्राण से मतलब वायु से होता है। हमारे अंदर से जो सांस निकलती है, हमारे मुख से जो हवा निकलती है उसी को प्राण कहा जाता है। तो जिन स्वरों को बोलने में हमारे मुख से कम हवा निकले, कम वायु बाहर आए, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो आप अ, ई, उ, ई, री, ए, ओ, औ, इन सबको बोल कर देख लीजिए क्या निर्धारित हुआ। किसी में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा हवा बाहर निकल रही है हमारे मुख से? नहीं। तो इसलिए जितने भी स्वर हैं उनको हम अल्प प्राण की श्रेणी में मानते हैं। जो भी स्वर हैं सब अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण महाप्राण के बाद अगला नंबर आता है घोष और अघोष। अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अब अघोष और सघोष से क्या मतलब? अघोष और सघोष यानी घोष क्या होते हैं? जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, हमारे मुख के अंदर जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, जब वहाँ पे कंपन होता है यानी प्रेशर पड़ता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। और जब प्रेशर नहीं पड़ता है, कंपन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो अ, ई, उ, ई, री, ली, देख रहे हैं थोड़ा झंझनाहट से हमारे गले में उत्पन्न हो रही है। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ, अ, ठीक है। तो इसलिए इन सबको
स्वरों को सघोष की श्रेणी में रखा गया है। बात को ध्यान रख देखिएगा, समझिएगा कि जितने भी स्वर हैं सब अल्प प्राण हैं। अगर प्राण महाप्राण में पूछा जाएगा तो जितने भी स्वर हैं सब अल्प प्राण हैं। अघोष और सघोष में पूछा जाएगा तो जितने भी स्वर हैं सब सघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो स्वरों को हमने जाना अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीन भागों में हमने इसको समझ लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बात वो ध्यान देनी है। अब पूछा जाएगा कि आ अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो हमको पता है कि जितने भी स्वर होते हैं सब अल्प प्राण होते हैं। तो आ क्या है, अल्प प्राण हुआ। फिर ऊ सघोष है कि अघोष है, तो ये भी निर्धारित है कि जितने भी स्वर होते हैं सब सघोष होते हैं। तो ऊ क्या हुआ, सघोष हुआ। ई यानी बड़ी ई। अब पूछा जाएगा कि बड़ी ई जो है वह ह्रस्व है, दीर्घ है या फिर प्लुत्व है। तो हमको पता है कि अ, ई, उ, अ, ई, उ ये तीन ही सिर्फ ह्रस्व स्वर हैं। बाकी सब क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई रहेगा तो ह्रस्व हो जाएगा, बाकी जो बचे वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी और संस्कृत का देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वहाँ पे। लेकिन हिंदी में जो अ, ई, उ हैं इन सबको ह्रस्व कहा गया, बाकी सबको दीर्घ कहा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम व्यंजनों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।